दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिंदास खबरें में। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 9,08,203 पहुँच गई है और इसी के साथ आपको बता दें कि सक्रिय मामलों की संख्या 3,11,803 है। जबकि आपको बता दें कि खुशी की बात यह है कि 5,72,280 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 23,736 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,60,924 कुल केस हो चुके हैं और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि 1,42,798 नए मामले हैं। दिल्ली तीसरे नंबर पर है जहां 1,13,740 मामले हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है जहां पर 42,808 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीएलपी की बैठक फिर से हुई देर से शुरू। पायलट समर्थक एमएलए बोले गहलोत मंजूर नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस के भीतर ही शुरू हुआ सत्ता का संघर्ष अभी थमा नहीं है। बगावत कर दिल्ली आ चुके सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें जारी है तो दूसरी ओर अशोक गहलोत भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सभी के बीच आज फिर एक बार जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है जिसमें सचिन पायलट और उनके समर्थकों को भी न्योता दिया गया है। ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर है क्या सचिन पायलट इस बैठक में शामिल होंगे, परंतु आपको बता दें कि सचिन पायलट इस बैठक में शामिल नहीं हुए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी बोले भारतीय मीडिया के बड़े हिस्से पर फांसीवादी ताकतों का है कब्जा। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भारतीय मीडिया के एक बड़े हिस्से पर फांसीवादी ताकतों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि वह अपने विचारों को वीडियो के जरिए जनता के साथ साझा करते रहेंगे। राहुल गांधी ने एक सिलसिलेवार ट्वीट करके कहा कि आज भारतीय न्यूज मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा फांसीवादी ताकतों के अधीन है। टेलीविजन चैनलों द्वारा घृणा से भरे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा कि झूठ का नैरेटिव भारत को तोड़ रहा है। मैं हमारे करंट अफेयर, इतिहास, मौजूदा संकट को स्पष्ट करना और उन तक पहुंचना चाहता हूं जो सच्चाई में विश्वास करते हैं। कल से मैं आपके साथ वीडियो के जरिए अपने विचार साझा करूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले 6 सालों के दौरान पार्टी की जरूरत से ज्यादा कथित आलोचना करने के लिए कई मौकों पर मीडिया के एक वर्ग की निंदा की है। उन्होंने लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर 8 जून को ट्वीट किया था। मीडिया भयभीत है, लगता है कि सच्चाई दबाई जा रही है, लेकिन ये भारतीय सेना के हर एक अधिकारी और सैनिक के मन में बसा है। उन्हें पता है कि लद्दाख में वास्तव में क्या हो रहा है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर पर चीनी दावों को किया खारिज। कहा कि बीजिंग के पास कोई कानूनी आधार नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सोमवार को एक बड़ा नीतिगत फैसला करते हुए दक्षिणी चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावे को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि उसके पास क्षेत्र में मनमाने तरीके से लागू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा कि चीन के दुनिया को हड़पने के नजरिए की 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने नीति संबंधी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दुनिया बीजिंग को इस बात की अनुमति नहीं देगी कि वह दक्षिण चीन सागर को अपना समुद्री साम्राज्य समझे। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपतटीय संसाधनों पर हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोगियों और साझेदारियों के संप्रभु अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके साथ खड़ा है। उनके ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके अधिकारों एवं दायित्वों के अनुरूप हैं। अमेरिका ने कहा कि समुद्रों की सुरक्षा और संप्रभुता के सम्मान की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़ा है और दक्षिण चीन सागर और बृहद क्षेत्र में ताकतवर की हर चीज जायज होने की बात खारिज करता है। पोम्पियो ने कहा कि चीन समुद्री दावे को कानूनी तौर पर लागू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं, अधिकतर दक्षिणी चीन सागर में अपतटीय संसाधनों पर बीजिंग का दावा पूरी तरह से गैर कानूनी है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि देश में फिर से लौट रहा है लॉकडाउन। आज से इन शहरों में लागू होंगी पाबंदियां। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी के मामले 9 लाख तक पहुँच चुके हैं और अब एक बार फिर से लॉकडाउन का दौर लौटता दिखाई दे रहा है। देश में कई शहरों में आज से एक बार फिर से लॉकडाउन लागू हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि ये सख्ती साफ बता रही है कि जिंदगी की रफ्तार को रोकना ही महामारी काबू करने का इकलौता रास्ता माना जा रहा है। दरअसल हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। महामारी के आंकड़े अब डराने लगे हैं। कुल केसों की तादाद अब 9 लाख का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। IMA का कहना है कि अब तक 93 डॉक्टर इस महामारी की वजह से दम तोड़ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि हालात अभी और बिगड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये कि क्या अनलॉक से हालात बिगड़ रहे हैं? क्या फिर से सख्ती की जरूरत महसूस की जा रही है?
कई राज्यों ने मंगलवार को फिर से लॉकडाउन के जो फैसले लिए हैं उससे तो यही लगता है कि अनलॉक की छूटों से महामारी को पैर पसारने में मदद मिल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी को काबू करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत में सरकारी बसों को फिर से बंद कर दिया गया है। ग्वालियर में एक दिन 191 केस आए तो आज शाम 7 बजे से एक हफ्ते तक टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बिल्कुल कर्फ्यू की तर्ज पर सख्ती होगी। को बता दें कि आज रात से बेंगलुरु समेत दक्षिण कर्नाटक में एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में आज रात से 10 दिनों का लॉकडाउन लागू हो रहा है। पुणे में 14 जुलाई से 23 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। वाराणसी में 5 दिनों यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आधे दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है। पाबंदियां शाम के 4 बजे तक के बाद लागू हो जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि कुल मिलाकर तमाम सूबे महामारी से सहम गए हैं। शहरों में फिर से सन्नाटा पसर रहा है। लॉकडाउन का दौर फिर आ रहा है, लेकिन ये भी तय है कि असली बचाव खुद लोगों के एहतियात बरतने, मास्क का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग से ही होगा। दोस्तों जिस तरीके से महामारी के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें खुद ही ध्यान रखना होगा। कभी भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी के आंकड़ों के बीच अब एक राहत की बात है कि दिल्ली में 8% से कम हुई संक्रमण दर। विशेषज्ञों ने कहा कि जल्द लग सकती है लगाम। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी में महामारी संक्रमण कम होने लगा है। सोमवार को करीबन 2 महीने बाद संक्रमण की दर 8% के नीचे आई है। साथ ही बीते एक सप्ताह से पॉजिटिविटी रेट भी 10% के नीचे बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है यदि यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो दिल्ली में संक्रमण पर लगाम लग सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को 21,236 लोगों के जांच में संक्रमण के 1,573 मामले आए थे। इस हिसाब से संक्रमण दर अब तक 7.5% है। 30 अप्रैल के बाद यह पहली बार है कि ये दर 8% के नीचे आई है। बीते एक सप्ताह से पॉजिटिविटी रेट भी 10% से कम बनी हुई है, यानी कि अब प्रति 100 लोगों की जांच में 10 से कम लोग ही संक्रमित मिल रहे हैं। एक समय ये आंकड़ा 40 पहुंच गया था। पिछले 20 दिनों में जांच के हिसाब से संक्रमण दर में 3 गुना की कमी आई है। दोस्तों आपको बता दें कि 23 जून को जांच कराए गए थे, उसमें 23% सैंपल पॉजिटिव निकले थे। वहीं 20 दिन बाद 12 जुलाई को 7.5% सैंपल ही पॉजिटिव मिले, यानी कि 20 दिनों में संक्रमण दर 23% से घटकर 7.5% हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अब चीन को झटका देने की तैयारी में है कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। हर्बल प्रोडक्ट के बढ़ते चलन से इस तरह बदल सकती है तस्वीर। दोस्तों आपको बता दें कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने चीन से आयात होने वाले कच्चे माल को लेकर भले ही अभी तक कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है, लेकिन महामारी काल में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भीतर चीन का बाजार सिमटा हुआ है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का केमिकल ही नहीं बल्कि रेडी टू यूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का भी करोड़ों रुपए का आयात प्रति वर्ष किया जाता है। ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से कई उद्योगों ने अब अपने उत्पादों को कम कीमत पर बाजारों में उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू कर दी है। उत्तराखंड और हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र में कई हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाले उद्योग स्थापित हैं, जो अब बड़े स्तर पर ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन शुरू कर चुके हैं। इन हर्बल कॉस्मेटिक उत्पादों के सहारे विदेशी सामान को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में तकरीबन 40% तक गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य की 227 कॉस्मेटिक इकाइयों में चीन का कारोबार सालाना करीबन 1200 करोड़ रुपए का था। हर्बल कॉस्मेटिक के बढ़ते चलन को देखकर चीन को और झटका लग सकता है। प्रदेश की इकाइयों में प्रतिवर्ष करीबन 2400 क्विंटल कच्चे माल की खपत है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी, किसानों को ज्यादा फायदा पहुंचाने का बना प्लान। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा किसानों को कितना मिल रहा है और इस योजना का क्या असर है, इसका पता लगाने के लिए केंद्र सरकार 2020-21 की रबी की फसल के बाद सर्वे करवाएगी। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसानों की आय 2023 तक कितनी बढ़ जाएगी, इसका कैलकुलेशन करने के लिए भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन और फार्मर वेलफेयर विभाग के सचिव ने दी है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा के लिए बैठक की। इस मौके पर कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया गया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने इस योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करने के लिए कहा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ग्लेनमार्क फार्मा ने महामारी की दवा फेविफ्लू की कीमत
27% कम किया। अब 75 रुपए प्रति टैबलेट होगी प्राइस। दोस्तों आपको बता दें कि ग्लेनमार्क फार्मा ने एंटीवायरल दवा फेविफ्लू की कीमत 27% कम कर दी है। ये जानकारी कंपनी ने दी है। पिछले महीने कंपनी ने इस दवा को बाजार में उतारा था। उस समय इसकी एक टैबलेट की कीमत 103 रुपए थी। अब ये 75 रुपए में मिलेगी। कंपनी ने तीसरे चरण का ट्रायल भी कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में फैलने के बाद से सभी देश इसके इलाज के लिए दवाइयों की खोज में जुट गए हैं। जो दवाइयां बाजार में उतारी गई उनकी कीमत ज्यादा है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कहा कि उसने अपनी एंटीवायरल दवा फेविफ्लू की कीमत 27% कम करके 75% कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि कंपनी ने पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस स्टडी के जरिए फेविफ्लू को महामारी के मरीजों पर स्टडी किया है। 1000 ऐसे मरीजों को ये दवा दी गई है। मलिक ने कहा कि हमारी इस स्टडी से महामारी के इलाज में फेविफ्लू को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने में डॉक्टरों को काफी मदद मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सूरज की रोशनी और हवा की ताकत से चलेगी रेल। 2030 तक है रेलवे का ये प्लान। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे 2030 तक हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। रेलवे ने 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। रेलवे ने दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉडगेज रूटों का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का ऐलान किया है। वहीं रेलवे बड़े पैमाने पर हवा और सूरज की रोशनी से बिजली उत्पादन करने के प्लान पर भी काम कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे ने 40,000 से अधिक रूट किलोमीटर पूरा कर लिया है। रेलवे ने 2009 से लेकर 2014 तक 3,835 किलोमीटर की तुलना में 2014 से 20 के दौरान 18,605 किलोमीटर रेल मार्ग का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। महामारी के समय में 365 किलोमीटर महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैकों का काम पूरा किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के पास 20 गीगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट लगाने के लिए 51,000 हेक्टेयर भूमि है। भेल के सहयोग से बीना में 1.7 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट लगाया जा चुका है। रेलवे इस सोलर एनर्जी से ट्रेन चलाने के लिए भी प्रयास कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे हवा से भी बिजली के लिए प्रयास कर रही है। रेलवे ने 103 मेगावाट क्षमता वाले बिजली के प्लांट पहले ही चालू कर लिए हैं, लेकिन अगले 2 वर्षों में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में 200 मेगावाट क्षमता वाले हवा से बिजली बनाने के लिए बड़े विंड एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने फिर जारी किया बयान। दोस्तों आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने एक बार फिर से जरूरी करार देते हुए इसे छात्रों के व्यापक हित में बताया है। ऐसे में राज्य परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करें। वहीं परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन पर यूजीसी का कहना है कि आयोग के रेगुलेशन के तहत सभी विश्वविद्यालय उसे मानने के लिए बाध्य हैं। हालांकि ये विवाद का समय नहीं है और सभी विश्वविद्यालय को तय गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं करानी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों को परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन और उसे कराने के लिए तय किए गए मानकों का ब्यौरा भेज दिया है। फिर भी यदि विश्वविद्यालयों को किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भ्रम है तो वह संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक परीक्षाओं की बात है तो महामारी संकट के चलते वे पहले से ही इसे लेकर विश्वविद्यालयों को काफी सहूलियतें दे चुके हैं। इसमें वह ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से करा सकते हैं, जिसमें वह ओपन बुक एग्जाम, MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे परीक्षा के तरीके भी अपना सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। यूपी में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी, जाने अपने राज्य का हाल। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में मंगलवार 14 जुलाई और बुधवार 15 जुलाई को कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी के अलावा मध्य यूपी में भी इन 2 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने या बौछारें पड़ने के आसार जताए गए हैं। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में दिन का मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में दिन का मौसम सुहावना और शुष्क बना रहेगा। मैदानी भागों में दिन का मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में मानसून ने अब तक जोर नहीं पकड़ा है। मानसून के जल्द पहुंचने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में 40% कम बारिश हुई है। दिल्ली में जुलाई में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। देश में मानसून के 1 जून को दस्तक देने के बाद से महानगर में 79.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर 132.6 मिलीमीटर बारिश होती है। इस प्रकार 40% कम है। मानसून सामान्य तारीख से 2 दिन पहले 25 जून को दिल्ली पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पश्चिमी तटीय में कोंकण गोवा से केरल की तरफ सक्रिय है।
हिमाचल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के अलावा अगले 24 घंटों में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही गुजरात में भी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक में मानसून की रफ्तार सामान्य है। यहाँ मध्यम बारिश के आसार हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, विरासत की हिफाजत के लिए संघर्ष कर रहे हैं तेजस्वी और चिराग, निर्णायक होगा विधानसभा चुनाव। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति के दो बड़े खिलाड़ियों के उत्तराधिकारी अपने पिता की विरासत को विस्तार देने की मुहिम में हैं। विधानसभा चुनाव दोनों के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। कामयाब हुए तो खुला आसमान मिलेगा, चूक गए तो पिता की उम्मीदों को झटका लगना तय है। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के भविष्य तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को जेपी आंदोलन की उपज माना जाता है। दोनों एक साथ पनपे और फैले। उनके पुत्रों के भी फैलने और पनपने का समय भी एक ही है। क्यारियां अलग अलग है, किंतु मिट्टी, मौसम और मुहूर्त में कोई फर्क नहीं है। राजनीति में आने और छाने के लिए न तो तेजस्वी को संघर्ष करना पड़ा और न ही चिराग को। पिता की पाठशाला से निकलकर सीधे कर्मशाला की ओर प्रस्थान कर गए। चिराग पहली बार 2014 में सांसद बने और तेजस्वी 2015 में विधायक और उप मुख्यमंत्री बने। दोनों लगभग हम उम्र हैं और अविवाहित हैं। राजनीति से पहले दोनों ही ग्लैमर की दुनिया में थे। तेजस्वी को क्रिकेट प्यारा था तो चिराग फिल्मों में किस्मत आजमा रहे थे। अब दोनों की राजनीति कश्मकश से गुजर रही है, वजूद आमने सामने है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और